अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्लास गैस्ट्रोपोडा। ठीक है, तो क्लास गैस्ट्रोपोडा की डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्लास गैस्ट्रोपोडा का एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया है, वो है स्नेल। ठीक है, तो इसी की बॉडी को देखते हुए हम इनके अंदर लोकोमोशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर नर्वस सिस्टम की भी डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी जो है गैस्ट्रोपॉड्स हमारे पास हैं, लेकिन स्नेल्स को एक आइडियल एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, तो हम यही जो स्ट्रक्चर है इसको देखते हुए मैं सारा डिस्क्राइब करूँगी आपको क्लास गैस्ट्रोपोडा को। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना क्लास गैस्ट्रोपोडा की, तो क्लास गैस्ट्रोपोडा में मोस्टली देखने को मिलते हैं स्नेल्स एंड स्लग्स, और यूनिक एग्जांपल इसकी स्नेल है। ठीक है, तो इसके पास आलमोस्ट इस क्लास में 35,000 लिविंग स्पीशीज देखने को मिलती हैं। दिस क्लास कंटेन आलमोस्ट 35 के 35,000 लिविंग स्पीशीज। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट क्लास है मोलस्क्स की। ठीक है, सबसे बड़ी क्लास है मोलस्क्स की। ठीक है, तो इसके मेंबर्स जो होते हैं ना, ये बहुत वाइड वैरायटी में पाए जाते हैं, मेरीन, फ्रेश वाटर, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में। ठीक है, तो वाइड वैरायटी में इसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे, मेरीन हैबिटेट में, ठीक है, फ्रेश वाटर हैबिटेट में, और फिर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप जाते हो ना नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो वहाँ पे आप देखते हो कि स्नेल्स जो हैं बहुत कॉमन है वहाँ पे। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन बहुत कम होती है। ठीक है, और माहौल काफ़ी मॉइस्ट होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल स्नेल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं ये इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं कुछ मेडिकली इम्पोर्टेंट ट्रीमाटोड्स का। ठीक है ना, तो जो हमारे पास पैराजाइट है, ह्यूमंस के पैराजाइट ट्रीमाटोड्स हैं, उनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है कि वो इंटरमीडिएट डेफिनेटिव होस्ट उनका ह्यूमन होता है। कुछ ट्रीमाटोड पैराजाइट होते हैं, ठीक है, नीमाटोड्स वगैरह, तो उनका जो है वो इंटरमीडिएट होस्ट लाइफ साइकिल का गैस्ट्रोपोड होते हैं, और डेफिनेटिव होस्ट बीमारी काज करने के लिए उनका होते हैं ह्यूमंस। ठीक है, तो इस जो ह्यूमंस अंदर क्योंकि ये बीमारियां काज करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि फिर वो ह्यूमंस तक पहुंचते किस तरह हैं, तो वो गैस्ट्रोपोड्स वगैरह के ज़रिए ह्यूमंस तक पहुंचते हैं। ये इनका इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं। ठीक है, या इनकी बॉडी में ये जो ट्रीमाटोड पैराजाइट्स हैं, इनके लार्वा वगैरह जो हैं वो फ्लरिश करते हैं, इनकी बॉडी में वो ग्रो करते हैं। ठीक है, और फिर ह्यूमन की बॉडी पे अटैक करते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मेडिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोपोड्स के अंदर अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं इनके अंदर लोकोमोशन की, कि लोकोमोट किस तरह करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सबसे पहले बात की जाएगी लोकोमोशन। ठीक है, तो अगर हम लोकोमोशन की बात करें ना, तो गैस्ट्रोपोड्स के पास मोस्टली फ्लैटेंड फुट देखने को मिलता है, काफ़ी फ्लैट फुट होता है। अगर आप स्नेल्स की बात करो, स्लग्स की बात करो, तो इनका जो एक फुट होता है वो काफ़ी फ्लैट सा होता है, जो काफ़ी सिलिएटेड होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि लोकोमोशन के लिए ना इसके पास एक मस्कुलर फुट होगा, ठीक है, फ्लैटेंड फुट होगा, तो क्या होगा, मस्कुलर होगा। ठीक है, मस्कुलर होगा ये। ठीक है, तो अगर इसके अंदर बात करें स्टेप्स की, किस तरह लोकोमोशन प्रोवाइड की जाती है, उन स्टेप्स की बात करते हैं लोकोमोशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मस्कुलर कंट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि फुट जो होते हैं ना, ये स्लो वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। तो फुट ने करनी होती है ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। कौन प्रोड्यूस करता है, फुट प्रोड्यूस इट। ठीक है, वेव लाइक होती है ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इट इज़ वेव लाइक विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फुट। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इट। ठीक है, और ये जो वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, ये जो है बॉडी की बैक साइड से
फ्रंट की तरफ ये वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मूव करती है। और ये वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्नेल की बॉडी को, अगर हम स्नेल की बात करें, गैस्ट्रोपोड, स्नेल भी तो गैस्ट्रोपोड है ना, आइडियल गैस्ट्रोपोड है, तो स्नेल की बॉडी को आगे की तरफ धकेलती है ये वेव। जब इस तरह पीछे से आगे की तरफ इस तरह वेव्स मूव करती हैं मसल्स की, ठीक है ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके वेव्स प्रोड्यूस करवाते हैं बॉडी के पीछे से आगे की तरफ, वो वेव्स मूव करती हैं। तो ये वेव्स जो होती हैं ये स्नेल की बॉडी को आगे की तरफ धकेलती हैं, आगे की तरफ पुश करती हैं, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को आगे की तरफ पुश करती हैं, ठीक है। अच्छा, और सेकंड पॉइंट है म्यूकस की सिक्रिएशन। एक तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बॉडी आगे की तरफ पुश होती है, ठीक है। दूसरी बात, एट द सेम टाइम यहाँ पे होती है म्यूकस की सिक्रिएशन। तो इसका मतलब क्या है कि स्नेल्स की जो है वो जो इसका फुट होता है वहाँ पे कुछ ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। देयर फुट कंटेन सम काइंड ऑफ ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स का काम क्या है, उन्होंने फुट पे प्रोड्यूस करने हैं कुछ स्लाइमी म्यूकस को, ठीक है। दीज ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस सम काइंड ऑफ स्लाइमी म्यूकस, ठीक है, इन फुट, ठीक है। तो कुछ तरह के स्लाइमी म्यूकस यहाँ पे सिक्रिएट करवाए जाते हैं। अब इस म्यूकस ने क्या करना है, इन्होंने ना यहाँ पे फ्रिक्शन रिड्यूस करनी है, रगड़ जो होती है ज़मीन के साथ उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि कोई भी सख्त चीज़ नहीं, एक मसल है, ठीक है ना ये। तो मसल को फ्रिक्शन हुई तो वहाँ पे इंजरी काज हो सकती है, तो उसके ऊपर स्लाइम आ गई ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक तो फ्रिक्शन इस स्लाइम ने रिड्यूस करनी है, दूसरा काम है कि इसने ना इसको सरफेस के साथ चिपका के रखना है, ठीक है ना। तो इस स्लाइमी म्यूकस ने स्टिक करवा देना है मसल को, स्टिक टू सरफेस, ठीक है। और उसके अलावा इसने ना बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, इट विल प्रोटेक्ट बॉडी, ठीक है। अगर किसी शार्प जगह पे बॉडी जो है वो चल रहा है स्नेल, तो इसने इनके मसल्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम दैट शार्प ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। उस शार्प ऑब्जेक्ट से इसने इसके मसल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, और हेल्प करना है स्नेल को कि वो मूव कर सके। उसके अलावा ये इतना चिपचिपा होता है कि स्नेल वर्टिकल पोजीशन में भी किसी दीवार के ऊपर मूव कर सकता है इस स्लाइमी म्यूकस की वजह से, ठीक है। इसकी चिपचिपाहट की वजह से वो स्टिकी बन जाता है कि वो वर्टिकल पोजीशन में भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो एक तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी, दूसरी बात हमने स्लाइमी म्यूकस सिक्रिएशन की बात की, थर्ड बात की ग्लाइडिंग मोशन, ग्लाइडिंग अच्छा, अगर हम ग्लाइडिंग मोशन की बात करें ना, तो जो मसल वेव की कम्बिनेशन और स्लाइमी ट्रेल की कम्बिनेशन, ठीक है, तो कौन सी कम्बिनेशन है, इस मसल कंट्रैक्शन की कम्बिनेशन और इस स्लाइम की कम्बिनेशन, ठीक है, ये दोनों मिलते हैं। एक तो मसल कंट्रैक्शन प्लस स्लाइमी म्यूकस, दोनों कंबाइन करते हैं ये, और स्नेल को अलाउ करते हैं कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर स्मूथली ग्लाइड कर सके, ठीक है। उसके ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट इस तरह शो कर सके, किसी भी सरफेस के ऊपर ग्लाइड कर सके, ठीक है। वो सरफेस चाहे वो कोई लीव हो, चाहे वो कोई रॉक हो, चाहे वाल हो, ये दोनों चीज़ें स्नेल्स को उसके ऊपर ग्लाइड करवा सकती हैं, ठीक है। दैट्स द लोकोमोशन इन गैस्ट्रोपोड और स्नेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर डाइजेशन की, यानी कि इनके न्यूट्रिशन की। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं स्टमक में डाइजेशन किस तरह होती है, ठीक है ना, हाउ दे डू डाइजेशन इन देयर स्टमक, इनके डाइजेस्टिव प्रोसेस और फीडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो बॉडी है, ये मैं बात कर रही हूँ एक गैस्ट्रोपोड की एग्जांपल में, स्नेल की बॉडी की ये बात कर रही हूँ मैं। तो इनकी बॉडी के स्टार्टिंग पे फीडिंग के लिए एक रास्पिंग ऑर्गन लगा हुआ है, दैट्स रडूला, ठीक है, जिसने एक आरी की तरह काटना है सब्सटेंस को, वो लीव हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, ठीक है। तो वो काटने के लिए ये काइटनस टीथ है इसके, जिसको रडूला का नाम दिया जाता है, ये इसके माउथ में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद
खुराक जब अंदर जानी है तो ये ईसोफेगस से होकर स्टमक के अंदर जानी है। ये क्रॉप है, ठीक है ना। तो ये पहले ईसोफेगस में जाएगी, फिर क्रॉप में जाएगी, जहाँ पे फूड को टेम्पोरेरीली स्टोर्ड किया रहेगा। उसके बाद खुराक को स्टमक में भेज दिया जाता है। स्टमक में यहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, ये जो येलो कलर में मार्क किए गए हैं, ठीक है। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड ने स्टमक में क्या करना है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रिएट करना है, एसिड्स को सिक्रिएट करना है। यहाँ पे डाइजेशन होगी, ठीक है। स्टमक में पहले डाइजेशन होगी, ठीक है। डाइजेस्टिव मटेरियल को जो है वो अब्जॉर्ब करवा दिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को यहाँ से ला के एनएस की मदद से बॉडी से बाहर एक्सपेल करवा दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। अच्छा, डाइजेशन में वो सबसे पहले वो बात करता है कि ये खाते किस तरह है, फीडिंग किस तरह के होते हैं। तो वो कहता है कि फीडिंग के लिए ना गैस्ट्रोपोड यानी स्नेल के पास क्या होता है, एक रास्पिंग स्ट्रक्चर होता है, स्क्रैपिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसकी मदद से उन्होंने स्क्रैप करना होता है, खुरचना होता है किसको, अलगा को, ठीक है, या फिर किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म को, ठीक है ना। वहाँ पे इसने उसको खुचर के खाना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये पैराजाइट होते हैं, ठीक है। कुछ होंगे पैराजाइट होंगे, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे, उससे फूड लेंगे, ठीक है। इन रिटर्न उसको कोई हार्म क्रिएट कर देंगे, उसके अंदर किसी भी किस्म के नीमाटोड ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कुछ होते हैं वो अलगा वगैरह के ऊपर, स्मॉल प्लांट मैटर के ऊपर रहते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर स्नेल्स होंगे, ठीक है। कुछ जो होंगे वो पैरासाइट होंगे, कुछ जो होंगे वो डेड ऑर्गेनिजम्स वगैरह पे फीड करेंगे, उनको हम स्कैवेंजर्स कहते हैं, ठीक है। कुछ स्कैवेंजर्स स्नेल्स भी होंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेंगे, ठीक है। और कुछ होते हैं वो प्रीडेटर्स भी होते हैं, ठीक है। प्रीडेटर्स वो होते हैं जो शिकार करते हैं, ठीक है ना। जो है और किसी भी छोटे छोटे जो है अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करते हैं, उसको खाते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा, तो वो कहते हैं कि जो इंटीरियर साइड होती है ना इनकी, ये आगे वाली साइड, ठीक है, माउथ की तरफ, वहाँ पे इससे इंटीरियर साइड की स्नेल की ये मॉडिफाई होती है, ठीक है। तो ये इंटीरियर साइड डाइजेस्टिव सिस्टम में वो क्या कहता है, इंटीरियर साइड ऑफ माउथ मॉडिफाइड। तो इंटीरियर साइड जो माउथ की होती है ये मॉडिफाई होती है, और मॉडिफाई होकर ये क्या बनाती है, एक प्रोबोसिस बनाती है, एक एक्सटेंसिबल प्रोबोसिस बनाती है, एक सूंड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको आप सूंड का नाम देते हो। तो ये एक्सटेंसिबल मतलब कि आगे पीछे हो सकती है, बाहर अंदर मुंह के अंदर भी जा सकती है और मुंह से बाहर भी फौरी तौर पर निकल सकती है। तो इसको कहेंगे कि इंटीरियर साइड जो होती है इनके माउथ की, ये मॉडिफाई होती है किसके अंदर, प्रोबोसिस के अंदर। दैट प्रोबोसिस इज एक्सटेंसिबल, ठीक है, बाहर अंदर होने वाला। प्रोबोसिस सूंड को कहते हैं, इनकी सूंड की तरह का स्ट्रक्चर होता है, बड़ा छोटा हो जाता है, बाहर अंदर हो जाता है, ठीक है। अब ये इस प्रोबोसिस के पास है एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं रडूला। बेसिकली बॉडी की इंटीरियर साइड मॉडिफाई होती है माउथ की प्रोबोसिस के अंदर। प्रोबोसिस के पास एक स्ट्रक्चर है रडूला। रडूला के पास क्या होते हैं, काइटनस टीथ वाला स्ट्रक्चर होता है, काइटनस टीथ से मिलके बना हुआ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो प्रोबोसिस के ऊपर प्रेजेंट है। क्लियर। अच्छा, अब क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये कुछ प्रीडेटरी स्नेल, ऐसे स्नेल जो शिकार करके खाते हैं ना, उनके लिए ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि उनको इन काइटनस, इन सख्त टीथ की ज़रूरत होती है कि दूसरे ऑर्गेनिज्म का शिकार करने में, ठीक है। क्लियर। तो ये क्या करते हैं, ये स्नेल्स अपने इस रडूला की हेल्प से एनिमल फ्लैश जो होते हैं वो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एनिमल का जो दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसके उन्होंने शिकार करना होता है, इस रडूला की हेल्प से उसका फ्लैश निकालते हैं, ठीक है, उसके फ्लैश पे फीड करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं ना इन गैस्ट्रोपोड्स की, वो क्या होती है, वो सिलिएटेड होता है। वो खुराक फ्लैश ले लिया, उसको किस तरफ भेज दिया गया, उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की तरफ भेज दिया गया है, स्टमक की तरफ भेज दिया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ से आए एसोफेगस से गुजरेगी खुराक, ठीक है, उसके बाद क्रॉप में टेम्पोरेरीली स्टोर्ड होगी, इसके बाद उसको भेजा जाएगा स्टमक में, ठीक है। क्लियर। बेसिकली जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गैस्ट्रोपोड का वो सिलिएटेड है, ठीक है। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है
यानी कि इनका जो स्टमिक है उसके अंदर सीलिया मौजूद है, ठीक है, सीलिएटेड है, सीलिया मौजूद है और वहाँ पे सिक्रिएशन होती है म्यूकस की, वहाँ पे म्यूकस सिक्रिएटिंग सेल्स भी, जिन्होंने म्यूकस सिक्रिएट करना है, म्यूकस सिक्रिएशन होती है वहाँ पे, और वहाँ पे सीलिया मौजूद है, ठीक है। अब क्या होता है वहाँ पे जो मौजूद म्यूकस है ना, म्यूकस ने फूड को ट्रैप करना है वहाँ पे, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक ने। तो क्या होगा, पहले वहाँ पे म्यूकस मौजूद है, म्यूकस ने क्या ट्रैप करना है, फूड को, और क्या बना देना है, एक म्यूकोइड मास बनाना है फूड को ट्रैप करने के बाद। उस मास को कहते हैं प्रोटोस्टाइल। दिस म्यूकोइड मास इज कॉल्ड एज दी प्रोटोस्टाइल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटोस्टाइल को अब प्रेजेंट है स्टमिक के अंदर। अब स्टमिक के अंदर पहली बात क्या है कि सिलिया और म्यूकस भी मौजूद है, फिर म्यूकस ने फूड के साथ मिक्स किया, स्टमिक के अंदर जो आया था फूड उसने म्यूकोइड मास ने, जिसको प्रोटोस्टाइल कहते हैं। अब एक प्रोटोस्टाइल मौजूद है स्टमिक के अंदर और इन सिलिया ने इस प्रोटोस्टाइल को रोल करवाना है स्टमिक में, ठीक है, और स्टमिक में इसने इसको रोल करवाना है, ठीक है। किसने रोल करवाया इस प्रोटोस्टाइल को, सीलिया ने, जो स्टमिक के अंदर मौजूद थे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्शन हो सके, ठीक है। अच्छा क्या होता है कि यहाँ पे मौजूद है कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड, यू कैन सी हियर, स्टमिक के साथ वाले पोर्शन में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन डाइजेस्टिव ग्लैंड ने यहाँ पे क्या करनी है, स्टमिक में सिक्रिएशन करनी है। डाइजेस्टिव ग्लैंड इज प्रेजेंट इन दी विजरल मास, विजरल मास जो ये सारा मौजूद है इसको विजरल मास कहते हैं ना। मैंने सारी डिटेल डिस्कशन मोलस्क वाले टॉपिक में बताई है आपको विजरल मास के बारे में। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड जो विजरल मास में मौजूद है, इसने यहाँ पे इस म्यूकोइड मास के अंदर सिक्रिएशन करनी है इंजाइम्स की और एसिड की, ठीक है। और इंजाइम जो होता है ये क्या करता है, ये फ्री करता है फूड को इस प्रोटोस्टाइल से और इसको डाइजेस्ट करता है, मतलब इस म्यूकोइड मास से इंजाइम फूड को निकालते हैं, ठीक है, इससे सेपरेट कर देते हैं और फूड को फिर डाइजेस्ट करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब डाइजेशन हो जानी है इसके बाद इस फूड की होगी डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या किया जाता है, खुराक जो वेस्ट यहाँ पे बनता है, जो पीछे बचता है, जो कि एक फीकल सॉलिड्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, फीकल सॉलिड्स बचते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। एक सॉलिड मास होता है, फिसल सॉलिड मास या फिर फेकल मैं कह रही हूँ, ठीक है, फीसिस वाला, ठीक है। तो क्या होता है, अब यहाँ पे मौजूद है जस्ट फिकल सॉलिड मास, ठीक है। तो इस फिकल सॉलिड मास को यहाँ से लाते लाते एनएस की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। क्लियर, लगी समझ, इसकी भी डायरेक्शन की लगी है समझ। अच्छा अब हम बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन की। अच्छा अब हम बात करते हैं दूसरे मेंटेनेंस फंक्शन की, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में बेसिकली जो चीज़ इन्वॉल्व है ना वो है इनकी मेंटल कैविटी, ठीक है, मेंटल कैविटी। हाउ, पहले मैं मेंटल कैविटी दिखा दूं आपको। तो ये जो कैविटी बनती है यहाँ पे, ये गिल्स और मेंटल के दरमियान में, ठीक है, ये गिल्स है, ठीक है, ये मेंटल सॉरी ये मेंटल से ब्राउन कलर का, ये ऊपर क्या है, ये इसका शेल है, ठीक है। तो इसके ये नीचे में, ठीक है ना, ये नीचे जो है स्ट्रक्चर, ये मेंटल का ये एक कैविटी है, खाली स्पेस है, यहाँ ये पत्ता सा नजर आ रहा है ना, ये गिल्स मौजूद है इस मेंटल में, ठीक है ना, मेंटल कैविटी में सॉरी। तो यहाँ पे ये मेंटल कैविटी है, खाली स्पेस है, यहाँ पे सारी ट्यूब्स जिन्होंने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिलीज करने हैं, गैमेट रिलीज करने वाली ट्यूब, एनएस यहाँ पे मौजूद है इसकी, ठीक है, जिसने डाइजेस्टेड फूड यहाँ से रिलीज करना है, यहाँ पे ये सारी ट्यूब्स मौजूद होती हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यहाँ से रिलीज करवाए जाते हैं, ठीक है। और गिल्स और लंग्स भी इस मेंटल कैविटी के अंदर ही मौजूद है, ये खाली स्पेस मेंटल कैविटी है, ठीक है। तो वो कहता है रेस्पिरेशन के लिए ना मेंटल कैविटी जो होती है ये इन्वॉल्व होती है गैस एक्सचेंज में, ठीक है, क्लियर। अच्छा तो अगर हम बात करें ना जो पानी में रहते हैं, ठीक है ना, इक्वेटिक
गैस्ट्रोपोड या फिर कह दो एक्वेटिक स्नेल्स, इनके पास गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो आपको मैंने दिखाया भी गिल्स क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर जो ये पत्ता सा बना हुआ है ये गिल है, ठीक है ना, गैसेस एक्सचेंज के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो है वो है हमारे पास लैंड स्नेल्स। लैंड स्नेल्स के पास कौन सी होती है चीज़, लंग्स। लंग्स होते हैं फॉर गैशियस एक्सचेंज, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज के लिए इनके पास होती हैं लंग्स, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो कहता है कि कुछ गैस्ट्रोपोड्स के पास ना मेंटल जो होता है वो एक्सटेंड होता है, ठीक है ना, रोल होता है साइफन के अंदर, ठीक है, जिसको आप कहते हो साइफन। तो वो कहते हैं कुछ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर मेंटल एक्सटेंड होता है, रोल्ड होता है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है ना, उसको आप कहते हो क्या, साइफन, ठीक है। तो व्हाट इज साइफन, रोल एक्सटेंशन पार्ट ऑफ द मेंटल, रोल्ड एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेंटल इज कॉल्ड एज दी साइफन, ठीक है। तो साइफन ने क्या करना है, इसने पानी को मेंटल कैविटी तक लाना है और गिल्स के ऊपर से पास करना है, ठीक है। देखो साइफन दो तरह की होगी, ठीक है ना, एक होगी इनहेलेंट साइफन जिसने पानी लेके आना है और एक्सहेलेंट साइफन जिसने पानी बाहर लेके जाना है। तो इनहेलेंट यहाँ पे गिल्स के ऊपर से इसने फिर मूव करवाना है, ठीक है ना। तो क्या होता है, एक होगी इनहेलेंट साइफन, इनहेलेंट साइफन, ठीक है, और एक होगी एक्सहेलेंट साइफन। तो क्या होगा, पानी को इनहेलेंट साइफन से अंदर लाया जाएगा, गिल्स के ऊपर से पास करवाया जाएगा, ये गिल्स है, ठीक है, वहां पे वाटर के अंदर गैसेस एक्सचेंज करवाया जाएगा, ऑक्सीजन गिल्स वाटर से एब्जॉर्ब कर लेंगी और जो गिल्स के ऊपर जो है जो आपके पास जो है ब्लड वेसल्स हैं उन्होंने अपने अंदर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेनी और अपने अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म से आई थी वो वाटर के अंदर ऐड करवा देनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यानी कि डीऑक्सीजनेटेड वाटर को एक्सहेलेंट साइफन से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, और इनहेलेंट साइफन से ऑक्सीजनेटेड वाटर का ऑक्सीजन ये गिल्स के ऊपर मौजूद वेसल्स ने ले लेना है, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या काम है साइफन का ना, एक और भी काम है वो है फिल्टर फीडिंग। तो फिल्टर फीडिंग में भी यही होता है, इनहेलेंट साइफन से पानी लिया जाता है, उसके अंदर मौजूद खुराक को जो है बॉडी के अंदर ट्रैप कर लिया जाता है और एक्सहेलेंट साइफन से बॉडी से बाहर पानी को निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो लैंड स्नेल्स के अंदर ना गिल्स लॉस्ट हो गई थी, तो इनको आप कहते हो पल्मोनेट्स। लैंड स्नेल्स आर कॉल्ड एज दी पल्मोनेट्स बिकॉज गिल्स आर लॉस्ट इन देम ड्यूरिंग एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन के दौरान गिल्स इनके अंदर लॉस्ट हो गई थी। तो लैंड स्नेल्स के अंदर क्या होता है, काफ़ी रिच वेस्कुलराइजेशन होती है, रिचली वेस्कुल इनके मेंटल के ऊपर, मेंटल जो होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा रिचली वेसल्स पाई जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा खून की नालियाँ पाई जाएंगी ताकि एयर और ब्लड के दरमियान में गैशियस एक्सचेंज एफिशिएंटली करवाया जा सके, ठीक है ना। तो मेंटल कॉन्ट्रैक्ट करता है और एयर को सर्कुलेट करता है मेंटल कैविटी के अंदर और वहाँ पे जो है उस मेंटल कैविटी में एक्सचेंज करवाया जाता है किसका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें ना, तो इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन, ठीक है, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड जो होता है ना ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल तक कन्फाइन नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हार्ट की ऑरिकल, हार्ट ऑरिकल की बात करते हैं, तो इनकी एक वेसल है हार्ट ऑरिकल, इसने ऑक्सीजन रिच ब्लड लेना है हेमोलिम्फ से, ठीक है, इस हार्ट ऑरिकल ने क्या लेना है, O2 रिच ब्लड, कहाँ से लेना है, हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ के पास कहाँ से आया,
ये ऑक्सीजन रिच ब्लड जो इसका फ्लूइड है हेमोलिम्फ सर्कुलेटरी फ्लूइड है, ये आया रेस्पिरेटरी ऑर्गन। समझ लो कि ये हेमोलिम्फ मौजूद था गिल्स के पास, ठीक है, वहाँ पे एक्सचेंज हुआ ऑक्सीजन का गिल्स और जो है वो इसके दरमियान में, हवा के दरमियान में, ठीक है, या फिर वाटर के दरमियान में, ठीक है। तो बेसिकली हार्ट ऑरिकल, ठीक है, तो हार्ट ऑरिकल एक गैस्ट्रोपोड्स के पास एट ए टाइम 2 हार्ट ऑरिकल होती हैं और इनका काम होता है इसने ऑक्सीजन रिच जो है वो हेमोलिम्फ को रिसीव करना है, ठीक है ना। ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको हेमोलिम्फ कहते हैं। ब्लड जो होगा इसका हमारे पास जो होते हैं ये स्नेल्स, इसको हेमोलिम्फ कहा जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड हेमोलिम्फ रिसीव किया जाता है कहाँ से? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। विच आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? ऑफ कोर्स गिल्स, ठीक है, या मेंटल के पास जो लंग लाइक स्ट्रक्चर होता है टेरेस्ट्रियल के केस में, ठीक है, और अगर हम बात करें वाटर के में रहने वाले स्नेल्स के केस में तो गिल्स होती हैं, ठीक है, और नहीं तो यहाँ पे वेस्कुलराइजेशन होगी, ठीक है, लंग्स लाइक वो टेरेस्ट्रियल केस में होगा। तो ये इस यहाँ से जो हेमोलिम्फ है, हेमोलिम्फ यहाँ पे मौजूद है, जो गिल्स के पास वेस्कुलराइजेशन है उसमें वेजल्स है उसमें हेमोलिम्फ मौजूद है, तो उस हेमोलिम्फ में ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर ली जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है वाटर में। तो ये जो ऑक्सीजन रिच हेमोलिम्फ यहाँ पे मौजूद थी ये वापस जो है ये किसने लेनी है? ये हाँ नहीं है हार्ट, ये हार्ट है रेड कलर वाला, तो हार्ट के ऑरिकल ने ये रिसीव करनी है, ठीक है। 2 हार्ट ऑरिकल एट ए टाइम होते हैं इनके अंदर स्नेल्स के पास ना, तो ठीक है, इसने रिसीव की, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये हार्ट का जो वेंट्रिकल है, ऑरिकल के बाद हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, नेक्स्ट इस हेमोलिम्फ, ये ऑरिकल के पास आया, हेमोलिम्फ ऑरिकल के पास है जो कि ऑक्सीजन रिच था, ठीक है। अब क्या होता है, ये हेमोलिम्फ जाएगा हार्ट वेंट्रिकल पोर्शन में, हार्ट वेंट्रिकल पोर्शन में, ठीक है। हार्ट और पहले हेमोलिम्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन से आया हार्ट ऑरिकल के पास, अब हार्ट ऑरिकल से ये हेमोलिम्फ आएगा हार्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होगा, हार्ट वेंट्रिकल ने इस हेमोलिम्फ को दोबारा पंप करना है एक ओपन स्पेस के अंदर जिसको कहते हैं हम साइनोसिस। तो यहाँ से हार्ट वेंट्रिकल रिसीव करता है हार्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड हेमोलिम्फ को, और ऑक्सीजनेटेड हेमोलिम्फ को ये एक स्पेस के अंदर जो है वो पंप करता है जिसको हम कहते हैं साइनोसिस या फिर हेमोसील, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होता है कि ये ओपन स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे हेमोलिम्फ को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मौजूद है इस हेमोसील के अंदर, इस स्पेस में मौजूद हैं सारे ऑर्गन्स, ठीक है। इन ऑर्गन्स को ऑक्सीजन दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं जो इस हेमोलिम्फ के अंदर मौजूद थे, ठीक है। ये O2 वाला हेमोलिम्फ इसके पास आएगा साइनोसिस के पास, और साइनोसिस में मौजूद जो ऑर्गन्स वगैरह हैं उसको जो है वो बैथ करेगा, उसको हम कहेंगे कि ऑर्गन्स जो हैं यहाँ पे मौजूद इस साइनोसिस में वो इस हेमोलिम्फ के साथ भीग जाएंगे और इस हेमोलिम्फ से इस ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करेंगे और अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ये किसको दे देंगे, इससे हेमोलिम्फ को दे दिया जाएगा। अब ये हेमोलिम्फ जो है वो यहाँ से वापस जाएगी कहाँ से? साइनोसिस से होते हुए, क्योंकि इस हेमोलिम्फ के पास अब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन साइनोसिस के अंदर ऑर्गन्स ने अब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये जो है हमारे पास डीऑक्सीनेटेड हेमोलिम्फ जिसके पास CO2 है, CO2 वाली हेमोलिम्फ जाएगी कहाँ पे? रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो कि अगर हम बात कर रहे हैं वाटर में रहने वाले स्नेल की तो वो हमारे पास हैं गिल्स वगैरह, ठीक है। तो ये गिल्स यानी कि या फिर लंग्स वगैरह जो होते हैं लैंड स्नेल के केस की जो बात है, तो इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास जाएगा और यहाँ पे गैसेस का तबादला होगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा और ऑक्सीजन जो वाटर की है वो ये हेमोलिम्फ अब्जॉर्ब कर लेगी और ऑक्सीजन रिच हेमोलिम्फ बन जाएगी जो दोबारा हार्ट ऑरिकल को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, ऑक्सीजन रिच हेमोलिम्फ हार्ट ऑरिकल को दिया जाता है, हार्ट ऑरिकल से हार्ट वेंट्रिकल तक है, हार्ट वेंट्रिकल से वो ओपन स्पेस में आती है, ओपन स्पेस में आके वहाँ पे ऑर्गन्स को अपना ऑक्सीजन दे देती है और उन ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीनेटेड हेमोलिम्फ बन जाती है और फिर वो दोबारा गिल्स के पास जाती है, वहाँ पे गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन ली जाती है और फिर वो ऑक्सीजन रिच बन जाती है, ठीक है। तो ये था इसका सर्कुलेटरी सिस्टम।
सिस्टम, ठीक है। क्लियर लगी समझ। तो कुछ गैस्ट्रोपोड्स होते हैं ना, उन्होंने ना क्वाइलिंग, बॉडी क्वाइलिंग के दौरान एक जो है वो ऑरिकल लॉस कर दिया था, ठीक है ना। मोस्टली के पास दो होते हैं, लेकिन कुछ के पास जो होते हैं वो एक ही होता है, ठीक है ना। मोस्टली के पास एक, और मोस्टली के पास एक ऑरिकल होता है, लेकिन कुछ के पास जो होते हैं वो दो होते हैं। और एक क्यों होता है? क्योंकि कुछ ने जो है मोस्टली ने अपना ऑरिकल, एक ऑरिकल क्वाइलिंग के दौरान जो है वो क्या कर दिया था, लॉस कर दिया था, ठीक है। क्लियर। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स हैं इनके नर्वस सिस्टम की। तो गैस्ट्रोपोड्स के नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स जो होते हैं ना, ठीक है ना, उनका नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है सिक्स गैंग्लिया के ऊपर, ठीक है। 6 गैंग्लिया, 6 गैंग्लिया होते हैं एट ए टाइम इनके नर्वस सिस्टम में। तो हम इन गैंग्लिया की बात करेंगे, ये कौन कौन से गैंग्लिया होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये गैंग्लिया बेसिकली हम इन 6 के 6 की बात करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना सेरिब्रल गैंग्लिया की, तो ये ईसोफेगस के ऊपर वाले रीजन में पाया जाता है। इट इज लोकेटेड अबव ईसोफेगस, अबव ईसो फेगस, ठीक है। तो इसने क्या करना है, इसने गैस्ट्रोपोड के ब्रेन की तरह काम करना होता है। सेरिब्रल गैंग्लिया एक्ट एज ए ब्रेन ऑफ गैस्ट्रोपोड, ठीक है। क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना इसने ना जो गैस्ट्रोपोड के टेंटेकल्स आईज हैं, ठीक है, ये इसके टेंटेकल्स हैं, ये इसकी आईज हैं, ठीक है। तो इन टेंटेकल्स और आईज से आने वाली जो सेंसरी इनपुट है वो इस सेरिब्रल गैंग्लिया ने रिसीव करनी होती है। इट विल रिसीव सेंसरी इनपुट्स, ठीक है। वो सेंसरी इनपुट्स जो है वो जो हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स हैं इनकी आई से आएंगी, इनकी टेंटेकल से आएंगी, ठीक है, और उनके सेंस ऑर्गन से आएंगी। वो सारी ये सेरिब्रल गैंग्लिया रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड गैंग्लिया है पैडल गैंग्लिया। बेसिकली जो ये पैडल गैंग्लिया है ना, ये फुट रीजन में देखने को मिलता है। इट इज लोकेटेड इन फुट रीजन, ठीक है। फुट कहाँ पे है इसका? ये देखो, ये इसका फुट है नीचे की तरफ ना, जो ये इसका फुट है। इस फुट रीजन में जो गैंग्लिया होगा वो होगा पैडल गैंग्लिया। पैडल है ना, पैडल वैसे भी फुट के लिए वर्ड यूज किया जाता है। इसका काम क्या है? इसने फुट की मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करनी है। इट विल कंट्रोल द मस्कुलर मूवमेंट ऑफ फुट फॉर लोकोमोशन। तो पर्पज है इसका लोकोमोशन, जिसके लिए इसने मस्कुलर मूवमेंट कंट्रोल करनी है फुट की, ठीक है। अच्छा, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड गैंग्लिया की। तीसरा गैंग्लिया कौन सा है? तीसरा गैंग्लिया है प्लूरल गैंग्लिया, प्लूरल गैंग्लिया, क्लियर। तो अगर हम प्लूरल गैंग्लिया की बात करें ना, तो ये पैडल गैंग्लिया के करीब ही होता है। इट इज प्रेजेंट नियर टू दिस पैडल गैंग्लिया। इस पैडल गैंग्लिया के करीब जो होगा ये प्लूरल गैंग्लिया होगा, ठीक है ना। मैं थोड़ा पैडल गैंग्लिया आपको दिखाई देती हूँ। ये पैडल गैंग्लिया के करीब प्लूरल गैंग्लिया होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसने बॉडी, वाल और मेंटल को कंट्रोल करना है। इट विल कंट्रोल बॉडी, वाल एंड मेंटल। इन दोनों को कंट्रोल करता है ये प्लूरल गैंग्लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं पॉइंट 4 की, जो है विजरल गैंग्लिया। अच्छा, विजरल गैंग्लिया का काम क्या है कि ये विजरल मास के पास होता है, ठीक है। विजरल मास कौन सा मास है? ये सारा जो मेंटल के नीचे वाला हिस्सा ये विजरल मास है। यहाँ पे जो गैंग्लिया होगा वो कौन सा होगा? विजरल गैंग्लिया होगा, ठीक है ना। तो इसने क्या करना है? इसने इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। इट विल कंट्रोल इंटरनल ऑर्गन्स। इन इंटरनल ऑर्गन्स में डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 है, वो है बक्कल गैंग्लिया।
अच्छा, बक्कल गैंग्लिया हमें पता है, जो इसका माउथ पार्ट है, बक्कल मास है, वहां पे ये होगा बक्कल गैंग्लिया। इसके माउथ माउथ मास के पास, माउथ पार्ट के पास जो है स्नेल्स के, वो होता है बक्कल गैंग्लिया। इसका काम होता है, इसने फीडिंग करवानी होती है, फीडिंग कंट्रोल करनी होती है, ठीक है, कंट्रोल करना होता है, ठीक है, और इसने रडूला की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे हमने बात की यहाँ सेरिब्रल, पेडियल, प्लूरल, ठीक है, विजरल और बक्कल गैंग्लिया की, ठीक। तो नेक्स्ट अब बात की जाती है इनके सेंस ऑर्गन्स की। टॉक अबाउट देयर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो अगर हम इनके सेंस ऑर्गन्स की बात करें ना, तो इनके पास काफ़ी वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें सबसे पहले है इनकी आईज, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आईज, ठीक है। सबसे पहले इनकी आईज की बात की जाती है। तो आईज में वो कहता है कि आईज जो होती है ना, ये टेंटेकल के एंडिंग पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे इनकी आईज प्रेजेंट होंगी, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, इसकी आई का काम क्या है कि इनकी आई एक फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है ना। देयर आईज आर फोटो रिसेप्टर सेल्स। इनकी आईज के पास लेंस होता है और कॉर्निया होता है। इट हैज लेंस एंड कॉर्निया, ठीक है, जो कि इमेज बनाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड सेंस ऑर्गन के अंदर स्टेटोसिस्ट। अच्छा, स्टेटोसिस्ट का काम क्या है कि इसने बैलेंस और ओरिएंटेशन मेंटेन रखनी है बॉडी की। बॉडी की जो ओरिएंटेशन और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में स्टेटोसिस्ट बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अच्छा, तो स्टेटोसिस्ट की भी हमने बात कर ली। अब हम एक स्ट्रक्चर की बात करते हैं गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, वो है ओस्फेरिडिया। ओस्फेरिडिया, बेसिकली ये ओस्फेरिडिया स्ट्रक्चर है क्या। कुछ केमोरिसेप्टर होते हैं जो मेंटल कैविटी के एंटीरियर साइड पे, मेंटल कैविटी के आगे वाले हिस्से में पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो इनका काम क्या है, इन ओस्फेरिडिया का काम है कि मेंटल कैविटी के अंदर कोई भी केमिकल अगर चल जा रहा है, इस कैविटी में किसी भी किस्म के केमिकल की एंट्रेंस हो रही है, तो ये ओस्फेरिडिया जो कि वहाँ पे केमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं, उन्होंने यहाँ पे ये मौजूद है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे सेंस करनी है किसी भी किस्म की, अगर कोई केमिकल मेंटल कैविटी के अंदर जा रहा है तो उसको ही सेंसिंग करवानी है, ठीक है ना। तो जो हम अगर देखें ना प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स, तो उनके अंदर ये ओस्फेरिडिया को यूज किया जाता है टू डिटेक्ट प्रीडेटर्स, ठीक है। प्रीडेटर्स वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इस ओस्फेरिडिया का यूज़ किया जाता है प्रीडेटरी गैस्ट्रोपोड्स के अंदर, ठीक है, क्लियर, लगी समझ। अब हम बात करते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, बात करते हैं गैस्ट्रोपोड्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ठीक है, कि इनके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह का होता है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली होता क्या है, कोई नाइट्रोजीनियस वेस्ट बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं, इनकी एक्सक्रीशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम बात करें ना प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड्स की, तो प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड्स के केस में, प्रीमिटिव गैस्ट्रोपोड्स में बेसिकली दो एक्सक्रीटरी सिस्टम थे। दे पोसेस टू नेफ्रीडिया, ठीक है, जो क्या थे, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया वो स्ट्रक्चर है जो फिल्टर करवाता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी फ्लूइड से, ठीक है। तो अब बेसिकली ये एक जो है वो प्री टर्म है, स्टार्टिंग वाली टर्म है, ठीक है। तो राइट नेफ्रीडियम जो होते हैं ना, वो डिसअपेयर हो गया था शेल की क्वाइलिंग के दौरान, ठीक है। तो मॉडर्न स्पीशी में जब शेल क्वाइलिंग हुई है, ठीक है, शेल क्वाइलिंग का प्रोसेस हुआ है, तो उसमें जो राइट नेफ्रीडिया है वो क्या हो गया, वो डिसअपियर्ड हो गया, जस्ट प्रोसेस है। तो मॉडर्न तो मॉडर्न गैस्ट्रोपोड में शेल क्वाइलिंग के दौरान, शेल क्वाइलिंग के प्रोसेस के दौरान राइट जो नेफ्रीडिया है वो डिसअपियर हो गया है, जस्ट दे हैव लेफ्ट नेफ्रीडिया, राइट
नेफ्रीडिया डिसअपेयर्ड हो गया है, ठीक है ना। तो नेफ्रीडियम बेसिकली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक आपको सैक नजर आती है ये स्ट्रक्चर की, ठीक है, जिन्होंने फिल्ट्रेशन करनी है। इसकी थोड़ी डिटेल हम देखते हैं। होता क्या है इस इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो ब्लड है ना स्नेल का, इसके पास क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट ये लेके आता है बॉडी से ये कैरी करता है सारा वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, स्नेल का ब्लड। अब क्या होता है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट वाला ब्लड जो है, हम इसको BW कह देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट कंटेनिंग ब्लड, ठीक है। तो ये दोबारा जाता है कार्डियल कैविटी के पास। दिस वेस्ट प्रोडक्ट कंटेनिंग ब्लड जो है मूव्स टू दी कार्डियल कैविटी। ये ऐसी कैविटी होती है जिसने हार्ट को सराउंड किया होता है स्नेल्स वगैरह में, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पे मौजूद है नेफ्रीडिया पेरिकार्डियल कैविटी के पास, ठीक है, के करीब, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट जब यहाँ पे आया है BW पेरिकार्डियल कैविटी के पास आया है, तो इसके करीब कौन सी चीज़ मौजूद है, नेफ्रीडिया। तो ये इस पेरिकार्डियल कैविटी से फ्यूज हो जाएगा, वेस्ट जो होगा इस नेफ्रीडिया के अंदर, और ब्लड इस पेरिकार्डियल कैविटी के पास ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये नेफ्रीडिया में किस तरह रहेगा, एक ओपनिंग यहाँ पे मौजूद है, रीनल ओपनिंग, उसके जरिए, ठीक है। अब नेफ्रीडिया फिल्टर कर रहा है, ठीक है ना, इस ब्लड को बेसिकली में। तो यहाँ से फिर नेफ्रीडिया से वेस्ट को ब्लड साफ कर दिया गया है, ठीक है, बी रह गया ये अकेला साफ ब्लड, और यहाँ से जो वेस्ट था इसको बॉडी से बाहर ट्रांसफर कर देना है यूरेटर के जरिए, ठीक है। यूरेटर के जरिए इस वेस्ट को बॉडी से बाहर जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लियर क्लियर लगी समझ। तो अगर हम बात करें ना नेफ्रीडियम की, तो नेफ्रीडियम जो होता है ये और नेक्स्ट ओपन होता है मेंटल कैविटी में, तो ठीक है, जो खाली स्पेस है इसके बाहर की तरफ यूरेटर के जरिए ये ओपन होता है इनके जरिए, ठीक है। ये ओपनिंग है जिसने इस नेफ्रीडिया में मौजूद वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। क्लियर, यूरेटर वो एक ओपनिंग होती है। तो लैंड स्नेल्स के अंदर क्या होता है, जो कि ये ओपनिंग है ये बॉडी की राइट साइड पे मौजूद होगी इन लैंड स्नेल। और अगर हम बात करें जो दूसरे स्नेल्स की, तो उसमें ये लेफ्ट साइड पे मौजूद होती है, ठीक है। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके वेस्ट प्रोडक्ट की। तो वेस्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इक्वाटिक गैस्ट्रोपोड्स के अंदर कौन से होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, और दूसरे टेरेस्ट्रियल के अंदर। तो अगर हम इक्वाटिक गैस्ट्रोपोड की बात करें तो उनके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो टॉक्सिक अमोनिया होगा, ठीक है ना, दे एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है। और पानी दूसरे जो रहते हैं टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो उनके अंदर लेस टॉक्सिक सब्सटेंस क्रिएट करवाया जाएगा। जो टेरेस्ट्रियल स्नेल करते हैं वो अमोनिया को कन्वर्ट करवा देते हैं लेस टॉक्सिक सब्सटेंस के अंदर, जो कि क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है। क्लियर लगी समझ इसकी भी, इसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी समझ लग गई है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो वो कहता है कि जो स्नेल्स होते हैं ना, ये बड़ा ही डाइवर्स टाइप का रिप्रोडक्टिव सिस्टम शो करते हैं। जो होते हैं ना मैरीन स्नेल, वो होते हैं डाइशियस मैरीन स्नेल्स, वो क्या होते हैं, डाइशियस। तो डाइशियस आपको पता है वो केस होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म या तो मेल होगा एट ए टाइम या फिर फीमेल होगा, दोनों नहीं होंगे। मोनीशियस केस में एक ऑर्गेनिज्म दोनों ही होगा, मेल भी होगा और फीमेल भी होगा। तो मेरीन डाइशियस होती है, मतलब इनके अंदर सेक्सेस जो होती हैं वो सेपरेट होती हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो इनके अंदर ना सेपरेट मेल और सेपरेट फीमेल इंडिविजुअल होगा। जो मेल होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म। जो फीमेल होगी उसने क्या प्रोड्यूस करना है, एग।
ठीक है, उसने एग की प्रोडक्शन करवानी है। अब क्या होता है कि इनके अंदर ना डाइशियस केस में जो मेल है इसने स्पर्म अपने रिलीज कर देने हैं वाटर में, फीमेल ने अपने एग रिलीज करने हैं वाटर में। ठीक है, और यहाँ पे इनकी एग और स्पर्म की मीटिंग होती है, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होगी एक्सटर्नल, दे विल डू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन्होंने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करनी होती है। कुछ स्नेल जो होते हैं ना वो होंगे मनीशियस। ठीक है, मनीशियस का मतलब क्या है कि इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही स्नेल के अंदर होगा। एक स्नेल जो होगा मेल भी होगा एट अ टाइम और फीमेल भी होगा। ठीक है, तो मनीशियस मतलब ये खुद को भी फर्टिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये मोस्टली ट्रिस्ट्रियल और फ्रेश वाटर स्नेल होते हैं। फ्रेश वाटर होंगे या फिर ज़मीन पे पाए जाने वाले ट्रिस्ट्रियल होंगे। इनके पास मनीशियस के पास टेस्टिस भी होंगी, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, और ओवरीज यानी कि एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी सेम टाइम पे मौजूद होगा। ठीक है ना, लेकिन मोस्टली ये क्या करते हैं, ये खुद को फर्टिलाइज नहीं करते हैं, ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। मतलब कि एक मनीशियस स्नेल, ये नंबर 1 पे मनीशियस स्नेल है, ये नंबर 2 मनीशियस स्नेल है, ये अपने स्पर्म इसको दे देता है, ये अपने स्पर्म इसको देता है, मतलब कि ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो एक मेल की तरह एक्ट करेगा, दूसरा क्या करेगा, ये फीमेल की तरह एक्ट करेगा और इससे स्पर्म रिसीव कर देगा। ठीक है ना, तो अब इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होता है जिस तरह अगर ये मेल की तरह एक्ट कर रहा है और ये फीमेल की तरह, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप कहते हो पेनस। तो बॉडी जो होती है ना इनकी फोल्ड हो गए ना, एक स्ट्रक्चर बनाती है पेनस। ठीक है, तो क्लियर। तो इसने क्या करना होता है, इसने फीमेल के अंदर ट्रांसफर करना होता है स्पर्म को। ठीक है, अब होता क्या है कि ये अपने क्लियर। तो अब इसने पेनस ने इसके अंदर क्या ट्रांसफर करना होता है, पेनस विल ट्रांसफर इट्स स्पर्म टू दिस फीमेल, और स्पर्म के ट्रांसफर के बाद यहाँ पे क्या मौजूद था, एग। ठीक है, एग और स्पर्म ने आपस में जब मेटिंग की तो क्या हुई, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब फीमेल ने क्या करना है, फीमेल ने इसके इर्द गिर्द, फर्टिलाइज एग के इर्द गिर्द एक कोई म्यूकस की मेम्ब्रेन चढ़ा देनी या फिर कैप्सूल सा सी क्रिएट कर देना है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद इसने एग ले करने हैं। एग कहाँ पे ले करने हैं, मॉइस्ट सॉइल पे ले कर देगी। एग आर लेड ऑन दी मॉइस्ट सॉइल। ठीक है, लीव्स में के ऊपर, वाटर में एग ले कर देगा, स्पीशी के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो एग को एक जेल लाइक कैप्सूल के अंदर रखा जाता है प्रोटेक्शन के लिए, जो म्यूकस टाइप होती है वो सब्सटेंस जिसके अंदर इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो वो कहते हैं कुछ मनीशियस केस क्या होते हैं, प्रोटेंड्रिक होती हैं। प्रोटेंड्रिक केस क्या होता है कि मेल जो होता है ये पहले डेवलप कर जाता है, इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि टेस्टिस पहले डेवलप कर जाती हैं। हालांकि टेस्टिस ओवरीज दोनों होती हैं मनीशियस में। ठीक है ना, लेकिन टेस्टिस डेवलप करके अपना जो है स्पर्म वगैरह ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और एट टाइम ये डीजनरेट हो जाती हैं, और इनके डीजनरेशन के बाद ये फीमेल की तरह एक्ट करने लग जाता है और ओवरीज डेवलप कर जाती हैं। मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेस्टिस की डेवलपमेंट से जो है एक मेल की तरह एक्ट करता है, और जब टेस्टिस डीजनरेट कर देती हैं तो ये ओवरी को मैच्योर करके एक फीमेल की तरह एक्ट करने लग जाता है। क्लियर, लगी समझ कि बॉडी के लाइफ साइकिल में ये मेल और फीमेल दोनों की तरह ही एक्ट करता है, आदमी औरत दोनों बन के ही ये देख लेता है। ठीक है ना, कि कौन ज़्यादा बेटर है। ठीक है ना, तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर डेवलपमेंट की। तो अगर यहाँ पे बात की जाए डेवलपमेंट की, तो बेसिकली स्नेल्स जो एग्स जो होते हैं उसको जो है वो डिपॉजिट किया जाता है जेलेटिनियस मास में। ठीक है, और उसके अलावा उसको मॉइस्ट इन्वायरमेंट, फ्रेश लीव लिटर में जो है वो वहाँ पे रख दिया जाता है। ठीक है ना, वहाँ पे ले कर देती है फीमेल। ठीक है, अच्छा अब होता है क्या है कि एक दो लार्वा यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रोपोड्स की डेवलपमेंट के केस में। ठीक है, 2 लार्वा प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। ठीक है, गैस्ट्रोपोड के केस में एक है ट्रोकोफोर लार्वा और एक है वेलिगर लार्वा। ट्रोकोफोर
ट्रोकोफोर लार्वा और दूसरा था वेलिगर लार्वा। क्लियर। तो अगर हम बात करें ना ट्रोकोफोर लार्वा की, तो स्पाइरल क्लीवेज होती है इस केस में, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एग होगा, फर्टिलाइज एग, एफ एग लिख देती हूँ उसको मैं, इसमें क्या होगी, स्पाइरल क्लीवेज। इस क्लीवेज से जो लार्वा बनेगा वो ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये जो है वो पहले फ्री स्विमिंग होता है, ये ट्रोकोफोर लार्वा ना फ्रीली स्विम कर सकता है, दिस ट्रोकोफोर लार्वा कैन स्विम फ्रीली, ठीक है, फ्रीली स्विम कर सकता है। अच्छा, ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप कर जाता है फिर वेलिगर लार्वा के अंदर, ठीक है। तो वेलिगर लार्वा के केस में क्या होता है कि ये फ्री स्विमिंग भी होता है, जिसमें फुट भी होती हैं, आईज भी होती हैं, टेंटेकल्स और शेल्स। इट इज़ आल्सो फ्री स्विमिंग, ये भी फ्रीली स्विमिंग वाला होता है, लेकिन इसमें क्या होती हैं, फुट भी होगी, आईज भी होंगी, टेंटेकल्स भी होंगे और शेल भी होगा। समटाइम ट्रोकोफोर लार्वा नहीं बनता, वेलिगर लार्वा ही प्राइमरी लार्वा होता है, ठीक है। फिर इसके अंदर टोरियन होती है, टोरियन में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी, टोरियन या फिर टोरियन जो भी है, इसका अलग लेक्चर आपको डिलीवर कर दूंगी, ठीक है ना। तो फिर ये क्या करता है, ये फिर मेटामॉर्फोसिस कर जाता है अडल्ट के अंदर। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है ना लार्वा की डेवलपमेंट वाला, ये मेरीन इन्वायरमेंट में होगा, ठीक है, ये मेरीन गैस्ट्रोपोड्स में होता है, ठीक है ना। तो लार्वल स्टेज की जो होती है डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम बात करें ना लैंड और फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड्स में, इसमें जो है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, किसी भी किस्म की जो है वो लार्वल स्टेज नहीं होती। लैंड और फ्रेश वाटर गैस्ट्रोपोड्स में इनके अंदर स्मॉल स्नेल जो होता है वही एग से निकलता है, ठीक है, क्लियर। तो आई होप सो कि आपको जो है वो इधर गैस्ट्रोपोड्स की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।